हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 7, 8 और 9 तारीख को जो हुआ है, 7, 8, 9 मई को जो हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब जिनका भी पेपर 13 से लेके 21 जून के बीच होने जा रहा है, तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि जिस तरीके से रेलवे ने ये जो है 3 दिनों में पेपर कराया हुआ है और जिन टॉपिकों से प्रश्न को उठाया हुआ है, बिल्कुल आपको जो है अगला जो आपका एग्जाम है 13 से लेके 21 जून के बीच में, वहां पे भी आपको बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है जिस तरीके से जो है आपके आज और इससे पहले 8 और 7 मई को प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अपने जो पैटर्न है, अपना जो सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, वो आप बिल्कुल ध्यान से देकर पढ़े। अभी भी आप लोगों के पास मौका है जिनका एग्जाम बचा हुआ है। लमसम आज से आप मान के चलो 1 मंथ का समय है, और अगर आप हमसे जुड़ जाते हो तो बिल्कुल 100% है कि आप एग्जाम हॉल में सिलेक्शन लेने वाले हो। क्योंकि देखिए जिस तरीके से तीनों दिन पेपर हुआ है उसके आधार पर मैंने क्लास को स्टार्ट किया हुआ है, और ये क्लास तब तक चलेंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होते हैं। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्योंकि देखिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये डेली क्लास चलेगा जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा। और बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम ला रहे हैं यहाँ पे। ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है जैसे कि आपके एग्जाम में जीके के जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं, साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, हमने उन टॉपिकों के ही यहाँ पे प्रश्नों को रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को पढ़कर ही जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न। कह रहा है यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है राज्य कौन सा है। आप स्टार लगा लो, आप स्टार लगा लो। आपको जो है जनगणना से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है और आपसे भी पूछेगा, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ, जैसे पहला प्रश्न है, अगर आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर पता है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न को सॉल्व करते चलो। गलत हो या सही हो ये मैटर नहीं करता, अभी हम लोगों के पास समय है तो हम बेहतर तरीके से इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल जो है राइट उत्तर के साथ हमारे साथ जरूर बनिएगा, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है राज्य कौन सा है, तो हमें बताना है केरल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर आपने भी सी को चुना है, अगर आपने भी सी को चुना है तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है यहाँ पे कि जो है, यहाँ पे समझिएगा, आपका अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो है गैस कौन सी है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस है ये कौन सा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लो। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं इसको वीवीआई कर लो, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से देख लो। पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं नाइट्रोजन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये कितना है 78, लमसम 78% आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर गए हैं तो आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। रीजनिंग के भी प्रश्न है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर एक प्रश्न कराएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जो है नगर कौन सा है। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
फिरोजाबाद उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य वीवीआई कर लो, नोट कर लो। और मुझे लगता है अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ लेना है, अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम जो है चैनल है उससे जुड़ जाओ। इसमें हर एक क्लास का जो है पीडीएफ नोट्स जो भी होता है मैं वहाँ पे आपको दे देता हूँ और इसके सॉल्यूशन भी देता हूँ, ताकि आप अपना रिवीजन बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाओ और क्लिक करके हमारे जो है ग्रुप से जरूर जुड़ो। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर श्री सैलम बांध है, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है नगरीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है? नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नगरीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और मैं आपको कुछ देर समय इसलिए दे रहा हूं कि आप हमारे साथ प्रश्नों को सॉल्व करो। बताओ, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ग्रामीण रोजगार की कमी एवं पलायन, बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भूमंडलीकरण तापन का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीकरण भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। 6ठे नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राइट उत्तर यहाँ पे भूमंडलीय तापन का मुख्य जो है कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है 1% वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सोनभद्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई कर लो सभी लोग, वीवीआई कर लो। और अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको सिलेक्शन लेना है। जिस तरीके से अभी तक रेलवे के जो है अब तक 3 दिनों का जो एग्जाम हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्लास जो है आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे क्लास से जुड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न भारत की नगरीय जनसंख्या 2011 के जो जनगणना है उसके अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की नगरीय जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जो है आपको बताना है कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 9। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर नगरीय जो है आप लोग को याद रखना है 31 जो है 16%। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर यहाँ पे नागपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नागपुर। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है सुंदरवन डेल्टा किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन डेल्टा किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके भी एग्जाम हॉल में ये आने वाला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भी मेरे दोस्त बताएंगे यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा जो है आप लोगों के रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। सुंदरवन डेल्टा किसके लिए है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बलिया, बलिया में बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जनसंख्या के महाविभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? आपको बताना है यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि जनसंख्या के महाविभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1921, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टैटिक जीके भी आपको ज्यादातर प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। और फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये अंतिम के 1 मंथ आप बेहतर तरीके से हमसे जुड़ जाओ। आपका वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हर एक टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं हम, ठीक है। वो भी एक ही क्लास में, जैसा कि पेपर आपके एग्जाम हॉल में आ रहा है, ठीक है। तो विश्व जल दिवस आपको याद रखना है कि ये आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है 22 मार्च। जिन्होंने ए को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 15। क्या लगता है आपको? 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1980 में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बलिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन जो है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सीवेज,
सीवेज जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 के अनुसार सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो एसटी के लिए आपको याद रखना है सोनभद्र जिला, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, सोनभद्र जिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझिएगा, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपसे पूछा गया है रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, क्वेश्चन आपके सामने, और इसके जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण से बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि संरक्षण। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। शांत घाटी किससे संबंधित है? सभी लोग बताएंगे कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी आपको याद रखना है, ये जो है केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में दशकीय जो है जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपको 2001 से 2011 के बीच में कितना रहा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 17.5%, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अब जो है हम लोग यहाँ पे अगला जो है हम टॉपिक देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ो। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है गणित, ठीक है, गणित के प्रश्नों को देखेंगे और खास करके यहाँ पे आपको बेहतर करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो आपको गणित और रीजनिंग, जो मैथ और रीजनिंग है, यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि पूरे के पूरे नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे में पूरे नंबर ले सकते हो। चलिएगा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका प्रश्न, कह रहा है आपका यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, गणित का पहला नंबर प्रश्न है, आप लोगों से कह रहा है कि जो है इसका क्या करिए, आप मसप ज्ञात करिए। क्या करना है आपको? मसप निकालना है। तो मसप निकालने के आपको तरीके बिल्कुल पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिएगा आप बेहतर तरीके से आपको करना क्या है, मसप निकालना है, HCF। तो सबसे पहले इसको तो पूर्णांक तोड़ लो, ये है 54/9, ठीक है जी। इसके आगे 17 51 और 9, 51 कितना हो जाएगा 60/17। इसके आगे क्या हो जाएगा, ये तो दिया है 36 आपका 51। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो बोला गया है आपसे HCF निकालना है, तो बट्टा के ऊपर HCF निकालना पड़ेगा और नीचे LCM निकालना पड़ेगा, LCM, ठीक है, आप कर लो। इसमें किसके पहाड़े में आता है, 54 60 और 36, 54 60 और 36, 6 के पहाड़े में, 6 9 54, तो आपका तो 6 आ रहा है, बटा के ऊपर 6, नीचे 17 9 17 51, 9 17 51। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन में सही नहीं है, यहाँ पे मुझे लगता है कि टाइपिंग में यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 था, ठीक है, आप सुधार कर लो, 1 है, 1 बटा, तो 1 17 और 51 का हमें क्या निकालना है, LCM। फिर भी तो LCM वाला तो ये दिया नहीं है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, ये टाइपिंग एरर है। इसमें आप मान के चलो अगर 9 है तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन गलत है, आप यहाँ पे सुधार लो। इसका LCM निकालोगे 17 51 17, 17 में 9 से कितना आ जाएगा आपका
17 3 51, यहाँ पे अगर काटोगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम निकाल लो 3, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 17। फिर 17 से काटोगे आपका कितना हो जाएगा, 1 1 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 और यहाँ पे है 3, 3 3 का 9, 9 में 17 नवा, 17 नवा 153 आपके राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसको सुधार लेना आप लोग। दूसरा प्रश्न आपके सामने, इसके सॉल्यूशन भी हम आपको पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी मैंने रखे हुए हैं, आपको जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप बिल्कुल हमसे टेलीग्राम से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने इसके सॉल्यूशन के साथ मैंने पीडीएफ को जो है आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है और बेहतर तरीके से है। ठीक है, अब देखो 4/5, 2/3, 5/7 समझोगे, यहाँ पे हमें एलसीएम बोला गया है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम अर्थात बट्टे के ऊपर एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो निकाल लो, ऊपर क्या है 4 2 5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 2 5 का, 4 2 का एलसीएम तो 4 ही होगा और 4 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 5 20 बटा 3 5 7, 3 5 7 किसी भी संख्या से नहीं कटता है। 3 5 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ हमेशा अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। 20/1 अर्थात 20 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आप क्लियर बना भी लेंगे अब एग्जाम हॉल में। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, तीसरा आ चुका है। राम और श्याम एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, श्याम अकेले 8 दिनों में कर सकता है, तो राम अकेले कितने दिनों में करेगा। ये मुझे लगता है बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, इसमें कहा है राम और श्याम एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, तो राम और श्याम है ना, तो आप कर लो राम प्लस का श्याम इजकल टू 6 दिन। श्याम अकेले जो है इस कार्य को कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। तो टोटल वर्क पर पता करेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम ले लो 24, 6 के पहाड़े में 6 18, 8 नहीं 6 चौका 24 और 8 3 24, अर्थात श्याम एक दिन में कितना काम करता है 3 और राम और श्याम मिलकर कितना काम करते हैं 4। तो अगर हम राम का पता करेंगे यहाँ पे वर्क तो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे एक काम करता होगा, 3 तो श्याम करता है और टोटल काम 4 हो रहा है, तो एक तो राम करता होगा तभी तो 4 होगा। तो 24 काम कराना है, टोटल 24 काम कराना है, तो 24 काम किससे कराना है, 24 काम राम से कराना है, बट्टा 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि राम कितने दिनों में काम करेगा 24, आपके ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा टाइपिंग में भाई साहब ने मिस्टेक किया हुआ है, आप सुधार कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जया हेमा 30 दिन, हेमा सुषमा 40 दिन, जया सुषमा 60 दिन, तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। अर्थात यहाँ पे प्रश्न का कहना ये है कि देखिए हमारे पास है 3 कंडीशन, एक है जया और हेमा, ये मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। हेमा और सुषमा मिलकर कितने दिनों में, 40 दिनों में। जया और सुषमा मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 60 दिनों में। तो ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, कितना हो जाएगा 120, इनका निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 30 चौका 120, 40 3 120, 60 दूना 120। हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल निकालेंगे 4 3 7 2 9, टोटल वर्क यहाँ पे मिल गया 9। पर यहाँ पे देखोगे, ये अगर आप देखोगे तो जया 2 बार है, हेमा 2 बार है और सुमन 2 बार है, सुषमा 2 बार है, अर्थात हम यहाँ से निकालेंगे तो इधर तो 2 2 बार है, तो 2 कॉमन हो जाएगा इधर। तो आप क्या करो, टोटल जो है यहाँ पे समय को आधा करना पड़ेगा, या टोटल जो काम कराना है इसको डबल कर लो। तो ये 140 है, ये हो जाएगा 200, 120 है तो 240, और किससे काम कराना है 9 से, तो 9 से यहाँ पे भाग दे दो, कितना हो जाएगा आपका, कट रहा है तो काट लो, 3 के पहाड़े में 3 8 है 24, 80/3, 80/3 जो है इसके राइट उत्तर होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो है गड़बड़ी है, आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है, और सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, ये टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप देखो, ये हो जाएगा 261 माइनस में है तो माइनस में रहने दो, ये भी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा,
कितना होगा आपका 380 माइनस में ही, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 521, फिर प्लस का 821 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा ये 121। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझना है। अब इसको क्या करो, आप जोड़ लो, ये ये तीनों क्या है, प्लस में है, तो तीनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1463, माइनस इन दोनों को घटाना है तो इन दोनों को घटा लो, 641 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 822। बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 6। इसने कहा है कि हल करना है आपको, ये जो है बोर्ड मॉस का नियम वाला है। फिर यहाँ से 3 ठो प्रश्न दिया था हर एक शिफ्ट में, तो मैंने भी यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ा रखा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, 22 माइनस ये कोष्टक वालों को पहले हल करना पड़ता है, 1 बटा लिखा है 4 और यहाँ पे गुणे है, इधर का हल करोगे तो माइनस का 5 है और यहाँ से भाग दो, 16 16 तिया 48 अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे 22 माइनस 22 और माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 और यहाँ पे 5 3 8 माइनस का हो जाएगा, 4 दूना का 8, 2 में 1 से गुणा करोगे -2 है तो ये हो जाएगा 22 और प्लस का हो जाएगा 2, एक में -1 में -2 से गुणा करेंगे 2, तो 22 2 24 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके अगला प्रश्न है, हल करना है ये भी आपके उसी चैप्टर का प्रश्न है और मैंने बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न के प्रश्नों को रखा हुआ है जो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं हम लोग, इसमें भाग दे देते हैं, 12×5 = 60 गुणे कोष्टक को हल कर लो, ये भाग दे दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना का 8 और भागे यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 12 गुणे, यहाँ से घटा लो कितना हो जाएगा 12 और भागे 3, यहाँ पे भाग दे दो कितना हो जाएगा 3 चौका 12, 12 चौका 48। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा फिर बोर्ड मॉस के ही नियम के प्रश्न है। अब ये मुझे लगता है कि थोड़े से जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ये जो है क्या है, स्टार भी लिखा हुआ है भाई साहब, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, स्टार भी लिख दिया है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है या रीजनिंग का प्रश्न है, मुझे लगता है रीजनिंग का प्रश्न है ये, तो यहाँ पे देना चाहिए ना, किसको किस में बदलें, यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रश्न को छोड़ देते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को, यहाँ पे चलिएगा बेहतर तरीके से आप समझेंगे। कर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि यदि रैन को ये लिखा जाता है तो समर को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा सबसे सटीक और बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझना है, क्या क्या आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले इसने किया क्या है, इसको अगर हम देख लेते हैं तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आर को लिखा है ओ, आर के पहले ओ होता है अर्थात कितना माइनस किया गया है, आर से ओ जाने में -3, ए से एच लिखा हुआ है, तो ए से एच आपका क्या हो रहा है, ए से एच, बिल्कुल यहाँ से लॉजिक हमारा समझ में नहीं आया। हम देखो आर से क्यू पे जाओगे, आर का क्यू क्या होता है -1, ए से बी +1, आई से एच -1 और एन से ओ +1, मतलब एक बार -1 एक बार +1 एक बार -1 एक बार +1, वो भी उल्टा लिखना है। ठीक है, पहला का लास्ट में है तो पहले का लास्ट में है, इसका लास्ट में जाएगा -1 कर लो, एस से पहले क्या होता है टी, टी लास्ट में होना चाहिए कि टी पहले होना चाहिए, टी अंत में होना चाहिए ना, इसका तो एस ही लिखा है भाई साहब, एस है तो टी होना चाहिए ना, यहाँ पे चेंज कहाँ किया है, आर का क्यू लिखा है, यहाँ पे एस का अंत में टी होना चाहिए। फिर ये जो आर एस क्यू है, क्यू में एक जोड़ दो, क्यू के बाद क्या होता है भी होना चाहिए, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा है भाई साहब। ये ऑप्शन थोड़े से जो है मुझे लगता है कि गलत है, नहीं ये सही है, यहाँ पे तो ये है आप ये देखो यहाँ पे एन का ओ लिखा है, एन का ओ, आई के एच, ए के बी, आर के क्यू, मतलब समझने की कोशिश करोगे आप तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक बार प्लस किया गया है एक बार माइनस उल्टा। आर से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले +1, तो आर के बाद एस होता है, एस वाला जो है आपको टॉपिक चुनना है ऑप्शन नंबर ए,
और देख लो ई के बाद एफ, बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दी गई आकृति, आकृति ही यहाँ पे मिसिंग है। भाई साहब आज के प्रश्न जो है सिलेक्टेड में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है टाइपिंग वाला। कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है, अब वह किस दिशा में है ये हमें केवल बताना है। तो सबसे पहले देखो पूरब दिशा, पूरब दिशा होता कौन सा है, ये वाला। 5 किलोमीटर चला, फिर जो है दाहिना मुड़ा, दाहिना साइड अर्थात नीचे की तरफ। 4 किलोमीटर चला, फिर जो है बायां मुड़ा, बायां मुड़ा अर्थात इसका बायां मुड़ना, अर्थात यहाँ पे कितना चला, 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, तो आप यहाँ थे और यहाँ से चलना स्टार्ट किए हो, तो ये कौन सा दिशा हो रहा है, ये देख लो आपका जो है पूरब ही दिशा है, पूरब दिशा में ही चल रहा है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में जो है हमें अगला पद बताना है। श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे इसने किया क्या है, सबसे पहले देखो 2 से 4 हुआ है, 2 से 4 क्या हो सकता है, गुणा करके 6 दूना 12 हो जाएगा, पर यहाँ पे गुणा नहीं किया गया, मतलब हमें गुणा नहीं करना है। हमने देखा 2 से 6 लाना है तो हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। 6 से 12 लाना है अर्थात यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, हम 6। 12 से 20 लाना है अर्थात हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 20 से 30 लाना है तो 10 जोड़ देंगे। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 4 6 8 10, 10 के बाद 2 जोड़ोगे 12। 30 और 12 कितना होता है, 42। 42 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न कह रहा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से हमें संबंध बताना है। हमें सिंपल तरीका से समझो, ए बी की बहन है, ए कौन है, ए जो है बी की बहन है, ये बी है, इसकी बहन कौन है, ये ए बहन हो गई, ये बहन है, ये भाई है। इसने कहा कि जो है सी डी की माँ है, सी कौन है, सी बी की माँ है, बी की माँ, अर्थात इसकी माँ कौन है, सी माँ हो गई, यहाँ पे इन दोनों के ही माँ होगी, इसकी माँ इसकी भी माँ होगी, क्योंकि दोनों भाई बहन है। डी सी का पिता है, सी का पिता, अब इनका पिता डी है, ठीक है जी। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, डी जो है डी, उसका ए क्या लगेगा, तो ये इसकी बेटी है, और बेटी की बेटी क्या होती है, क्या होती है, नातिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना है। यहाँ पे विषम कौन सा है, बताइएगा, विषम कौन सा है। आप सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है जनवरी, तो महीने के नाम है 31 मई, 31, और यहाँ पे जुलाई 31 और नवंबर 30। ये तो तीनों ही 31 दिन वाले हैं, और ये जो है अलग है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।